नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHA ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला महामारी समझौता यानी पेंडेमिक एग्रीमेंट अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 वर्षों की लॉ प्रैक्टिस का नियम फिर से बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने ई कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही एकाधिकारवादी रणनीतियों पर चिंता जताई। मिजोरम पूर्ण करात्मक साक्षरता दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास की घोषणा की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHA ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला महामारी समझौता यानी पेंडेमिक एग्रीमेंट अपनाया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किया गया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। आपको बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता WHO तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 है। अनुच्छेद 19 के अनुसार WHO के पास 2/3 मत के साथ अपनी क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर अभिसमय या समझौते को अपनाने का अधिकार है। चलिए अब इस समझौते के मुख्य बिंदु जानते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम IHR 2005 के अनुसार इसका उद्देश्य वैश्विक महामारी की रोकथाम और निगरानी को मजबूत करना है। IHR का उद्देश्य रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उसे नियंत्रित करना और लोक स्वास्थ्य की दिशा में कार्रवाई करना है। दूसरा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान महामारी से निपटने से संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों की सुलभता सुनिश्चित करना। तीसरा है संधारणीय वित्त पोषण। IHR के अंतर्गत समन्वयकारी वित्तीय तंत्र का उपयोग इसके कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। चौथा है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी PABS प्रणाली। इस संबंध में एक अंतर सरकारी कार्य समूह यानी IGWG के माध्यम से PABS का मसौदा तैयार करने और उस पर वार्ता करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया के परिणाम पर अगले वर्ष की WHA में विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि PABS का कार्य महामारी की स्थिति उत्पन्न करने वाले संभावित रोगजनकों से जुड़े नमूनों और अनुक्रम जानकारी को तेजी से एवं समय पर साझा करना है। साथ ही PABS में भाग लेने वाले दवा विनिर्माता WHO को अपने टीकों, उपचार और डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के 20% तक तुरंत पहुंच उपलब्ध कराएंगे। एक बार जब PABS को अपना लिया जाएगा तो यह समझौता देशों के समक्ष हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह समझौता 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू किया जाएगा। इस समझौते का महत्व क्या है, अब चलिए ये जानते हैं। ये समझौता वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देता है। ये वैश्विक महामारी की रोकथाम, उसका सामना करने, तैयारी और आवश्यक कार्रवाई में मौजूद कमियों एवं असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, ये वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाता है। ये दृष्टिकोण इस मत पर आधारित है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण की सेहत आपस में जुड़ी हुई है। और आखिरी, समग्र सरकार और समग्र समाज की भागीदारी। इसमें देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस का नियम फिर से बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में शेट्टी कमीशन की सिफारिश के आधार पर 3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस को समाप्त कर दिया था। आपको बता दें कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधीनस्थ न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वकील के रूप में अनुभव होना जरूरी है ताकि न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारियां और कार्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। आइए तो पहले इस निर्णय के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। न्यायिक सेवा के प्रवेश स्तर के उम्मीदवारों के लिए अदालत में मामलों की सुनवाई करने से पहले 1 साल का अनिवार्य प्रशिक्षण होगा। फिर लॉ क्लर्क के रूप में प्रैक्टिस को भी 3 वर्ष की लॉ प्रैक्टिस में गिना जाएगा और पहले से अधिसूचित या जारी भर्ती प्रक्रियाएं मौजूदा नियम के तहत ही संपन्न होंगी। आइए अब अधीनस्थ न्यायालयों के लिए संवैधानिक फ्रेमवर्क को भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 234 के अनुसार जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की किसी राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इस नियुक्ति के नियम राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करके बनाए जाएंगे। और वहीं अनुच्छेद 235 के अनुसार जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण राज्य के हाई कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ई कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही एकाधिकारवादी रणनीतियों पर चिंता जताई।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी निधि अपीलीय अधिकरण NCLAT के आदेश पर अपील के मामलों में सहायता के लिए एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI को फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय मित्र ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी मुकदमे में प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होता, लेकिन उसके पास किसी विषय की विशेष जानकारी होती है। इनकी मदद से न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता मिलती है। चलिए सबसे पहले ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा अपनाई जा रही एकाधिकार रणनीतियां जानते हैं। पहली रणनीति है विशेष समझौते यानी एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स। इसमें किसी उत्पाद को केवल एक विशेष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाता है या केवल किसी एक ब्रांड के उत्पादों को किसी उत्पाद श्रेणी में दिखाया जाता है। दूसरी है अधिक छूट देना यानी डीप डिस्काउंट्स। उत्पादों की कीमत उत्पादन लागत से कम पर रखी जाती है। इससे विक्रेताओं द्वारा लाभ अर्जित करने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके अलावा है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निष्पक्षता की कमी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के स्वामित्व का उपयोग अपने पसंदीदा विक्रेताओं या निजी लेबल ब्रांड उत्पादों को प्राथमिकता देने में किया जाता है। और आखिरी है अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करना। बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कारोबारियों के साथ अनुबंधों में मनमानी शर्तें थोपते हैं। इससे छोटे विक्रेताओं का शोषण होता है। अब एक अधिकार को रोकने वाले कानून भी जान लेते हैं। सबसे पहले है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों, अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग और दुर्भावनापूर्ण विलय अधिग्रहण से निपटता है। इस अधिनियम के तहत ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना की गई है। और दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लागू ये नियम ई-कॉमर्स क्षेत्र के विनियमन एवं उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मिजोरम ने 95% से अधिक की साक्षरता दर हासिल कर ली है। PLFS सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 98.20% हो गई है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषित पूर्ण साक्षरता के बराबर माना गया है। इसके पहले लद्दाख उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की घोषणा करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया था। आइए कार्यात्मक साक्षरता के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि कार्यात्मक साक्षरता का आशय पढ़ने, लिखने और गणितीय कौशल के एक निर्धारित स्तर को हासिल करना है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी NILP के बारे में जाने तो इसकी परिभाषित साक्षरता ऐसे विद्यार्थी से है जो पढ़ व लिख सकते हैं, बुनियादी गणितीय कौशल से युक्त हैं और डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता रखते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ अपने नाम का हस्ताक्षर करना या लिखना शामिल नहीं है। फिर है योजना का प्रकार। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की है। वहीं इसका संबंधित मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है। आपको बता दें कि इस योजना का लक्ष्य औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रहे 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पृष्ठभूमि के वयस्कों को साक्षर करना है। अब अगर बात करें योजना के घटक की तो इसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा शामिल है। वहीं इसका कार्यान्वयन स्वयंसेवकों के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य बोध को बढ़ावा देना है। स्कूलों, स्थानीय सांस्कृतिक केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में उपलब्ध स्थानों का उपयोग करके सामाजिक चेतना केंद्र स्थापित किए जाते हैं। यहाँ स्कूल कार्यान्वयन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग दीक्षा पोर्टल और उल्लास मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक सामग्री तक पहुंच के लिए किया जाता है। आखिरी है मूल्यांकन और प्रमाणन। FLNAT यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट वर्ष में 2 बार या मांग पर स्थानीय स्कूलों में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका की गोल्डन डोम प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। हालांकि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए निगरानी और इंटरसेप्टर दोनों प्रकार के सैटेलाइट्स शामिल होंगे। गोल्डन डोम परियोजना स्पेस फोर्स के एक जनरल के नेतृत्व में चलाई जाएगी। चलिए अब सबसे पहले गोल्डन डोम परियोजना के बारे में बात करते हैं। इसका उद्देश्य सैकड़ों की संख्या वाले सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क बनाना है जो दुश्मन की मिसाइलों का पता लगाएंगे, उनका पीछा करेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी करेंगे।
ये सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका को पारंपरिक या परमाणु क्षमता से लेस क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसमें हमला करने वाली सैटेलाइट्स की एक अलग टुकड़ी होगी जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराएगी। इसमें उच्च तकनीक वाले डिटेक्शन सेंसर, ट्रैकिंग टूल्स, इंटरसेप्टर मिसाइलें और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क शामिल होंगे। साथ ही प्रत्येक कंपोनेंट स्वतः संचालित होगा, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ रियल टाइम में जानकारी साझा करेंगे। मुख्य चिंताओं की बात करें तो इस परियोजना की आलोचना भी हो रही है। इस संबंध में रूस और चीन ने इस कदम को अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र में बदलने की दिशा में प्रयास बताया है। ये प्रोजेक्ट बाह्य अंतरिक्ष संधि 1966 की भावना के विरुद्ध है। इस संधि के अनुसार कोई भी देश परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियारों को अंतरिक्ष कक्षा में, खगोलीय पिंडों पर या अंतरिक्ष में तैनात नहीं कर सकता। आइए अब अन्य प्रमुख वायु रक्षा प्रणालियों की तुलना करते हैं। इजराइल की आयरन डोम कम दूरी की मिसाइलों को रोकती है, जबकि डेविड्स स्लिंग कम से मध्यम और मध्यम से लंबी दूरी और एरो 2, एरो 3 लंबी दूरी की मिसाइलों को निशाना बनाते हैं। रूस की S-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है जो 400 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। वहीं अमेरिका की थार्ड प्रणाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है और इसे कई देशों में तैनात किया गया है। इसके अलावा चीन की HQ-9 प्रणाली जो रूसी S-300 से प्रेरित है, 125 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इसका गोल्डन डोम इन सबसे अलग है क्योंकि अंतरिक्ष आधारित है और बड़े पैमाने पर यह स्वचालित प्रणालियों पर निर्भर करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर जयंत नार्लिकर जी के बारे में। हाल ही में खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत नार्लिकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जयंत नार्लिकर के बारे में जाने तो इनका जन्म 1938 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इन्होंने 1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से BSc की डिग्री प्राप्त की थी। इनके वैज्ञानिक योगदान देखें तो ब्रह्मांड विज्ञान में उनके प्रमुख योगदानों में शामिल है हायल-नार्लिकर सिद्धांत, जो बिग बैंग मॉडल का एक वैकल्पिक सिद्धांत है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप को विस्तार देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और साथ ही ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA के संस्थापक निदेशक भी रहे थे। वहीं इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें से यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार तथा पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार प्रमुख है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। उपभोक्ता कार्य विभाग ने मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मीट्रिक प्रणाली का अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण और उसमें सुधार सुनिश्चित करना है। हाल ही में जकार्ता में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC संसदीय संघ की बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ लाए गए कठोर प्रस्ताव को इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने रोक दिया। हाल ही में ब्राजील में संपन्न हुई ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत ने समावेशी, संतुलित और सतत ऊर्जा गवर्नेंस के पक्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, ओमान और सिंगापुर को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के उपभोग को समाप्त करने में उनकी उल्लेखनीय नेतृत्वकारी भूमिका के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रैकोमा को लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत तीसरा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा का उन्मूलन किया है। अन्य 2 देश नेपाल और म्यांमार हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DTC के तहत भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्थान यानी IASST के शोधकर्ताओं ने न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों यानी NDs के इलाज में पेप्टिडोमिमेटिक ड्रग्स की संभावना का पता लगाया। NDs जटिल बीमारियां होती हैं जिनसे तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है और तंत्रिका तंत्र के विभिन्न हिस्से धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उदाहरण के लिए अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियां। बानू मुश्ताक को कन्नड़ लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में प्रारंभ किया गया था। मणिपुर में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण 2 साल के बाद शिरुई लिली उत्सव मनाया गया। इसे मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।